हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। देखिए, जो हमारी प्रैक्टिस चलती आ रही है सीडीपी की, उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज ये पार्ट 13 है हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस का। ठीक है। और एक बात और, जो देखो न्यू बच्चे हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? देखिए, ए है सूझ, भग्नाशा, चिंता या नकारात्मक मानसिक वृत्ति। कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, बताइएगा। सूझ है, भग्नाशा है, चिंता है या नकारात्मक मानसिक वृत्ति है। देखिए, एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक, या सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के? ठीक है। देखिए, इसका क्या है, कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ठीक है, नहीं है। इसमें जो भग्नाशा भी होता है, चिंता भी होता है, समस्या समाधान में बाधक होता है, और नकारात्मक मानसिक वृत्ति भी, ये तो तीनों हैं। और नहीं है, कौन सा नहीं है? सूझ समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद और ध्यान। मतलब एक संवेग है, 3 नहीं है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा संवेग है? उद्दीपक है, स्मृति है, आमोद है, ध्यान है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए और तब आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आज। ठीक है, बी सी बी। ठीक, कुछ बच्चों के आंसर ठीक भी आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं सही आंसर तक। ठीक, देखिए, एक कौन सा संवेग है? देखिए, मैकडूगल ने जो है 14 तरह के संवेग बताए हैं। ठीक है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, आत्माभिमान है, भूख है, अधिकार है, और एक है आमोद। ठीक है, आमोद जो है यहाँ पर एक संवेग है। ये 14 प्रकार के जो संवेग बताए हैं वो किसने बताए हैं? मैकडूगल ने बताए हैं। ठीक है, मैकडूगल ने। ठीक, जिसमें से एक आमोद है। ये तीनों नहीं है, उद्दीपक नहीं है, स्मृति नहीं है और ध्यान भी नहीं है। क्लियर? ऐसे भी आ जाता है कि 14 प्रकार के संवेग किसने बताए हैं, किसने वर्गीकरण किया है 14 प्रकार के संवेग का? तो किसने किया? मैकडूगल ने किया है। ठीक है, इसमें जो संवेग है वो है आमोद। क्लियर हो गया होगा सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? देखिए, FIACS ये क्या होता है? FIACS ये बताइए, और ये कौन संबंधित है इससे? हर्बर्ट है, लिपिट है, फिलैंडर है या फिर मॉरिसन है? बताइए कौन संबंधित है इससे? FIACS से। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के। ठीक, ऐसे ही आंसर देती रहिए, सब देते रहिएगा। ठीक, देखिए, FIACS इसका जो है, इससे जो संबंधित है वो है फिलैंडर। ठीक है, FIACS से जो संबंधित है वो फिलैंडर है, क्योंकि FIACS जो है ये फिलैंडर से संबंधित है। और ये 15 नहीं है, 1959 में फिलैंडर ने क्या कहा था? कक्षा में शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, जिसका नाम था FIACS। और FIACS होता है क्या है? देखिएगा आगे यहाँ पे देखेंगे। देखिए, FIACS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्लैंडर्स
इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस और कैटेगरी सिस्टम। दिया किसने है? फ्लैंडर ने इसको दिया है, FIACS को। कब दिया था? 1959 में दिया था। ठीक, और है कि ये कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली है ये। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? ठीक है, प्रश्न कौशल के लिए कौन सा सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, या सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। इसमें बताइए क्या होगा? निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना जो है ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन। ये किसकी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी कौन सी है? इनमें से बताइएगा कौन सी होगी। अच्छे से आंसर दीजिएगा, वैसे आपके आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं सभी के। ठीक है, A, C, B, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, देखिए व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीकी है वो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। देखिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत जो है निम्न परीक्षण आते हैं, जैसे शब्द साहचर्य परीक्षण भी आता है, रोरशा भी आता है, अन्यमसी भी आता है, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहते हैं? आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भवन। बताइए इसको क्या कहते हैं? ठीक, अच्छे से आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। देखिए इसमें जो है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्भवन। उसे कहते हैं उद्भवन, मतलब इनक्यूबेशन। ठीक है, इसको इनक्यूबेशन भी कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उद्भवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोले जाने वाली भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम या वाक्य विन्यास। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी इकाई होगी सबसे छोटी? बताइए। ठीक है, ठीक। अभी आप लोग जो है लाइक नहीं कर रहे हैं, बच्चे अच्छे खासे लाइक हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, लाइक भी करते रहिएगा प्लीज़। ठीक, देखिए बोले जाने वाली भाषा जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनिग्राम, जिसको फोनिम भी कहते हैं। ठीक है, और इसे एक और कहते हैं सोनिम भी कहते हैं, इसको सोनिम, हिंदी में इसको सोनिम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका क्या, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? देखिए किससे, जैसे इसे कौन बता सकता है, बना सकता है? सही उत्तर बताएं
या इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, या क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे जो है सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से उसको अनुमानित किया जा सके। किस प्रश्न से अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है सृजनात्मकता को, बताइए किससे किया जा सकता है। ठीक, पहुंच रहे हैं बच्चे सही आंसर तक। ठीक है, देखिए इसमें जो है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इस प्रश्न से जो है लगता है कि हाँ सृजनात्मक चिंतन को अच्छे ढंग से अनुमानित कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को विभिन्न तरीके से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इस क्वेश्चन से। इसे हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग कर प्रश्नों को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सूक्ष्म शिक्षण है, क्या है, मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अपश्रेणीयन या प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, बताइएगा सूक्ष्म शिक्षण क्या है। ठीक है, ऐसे ही आंसर करते रहें सब। वेरी गुड। देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है वो है अपश्रेणीयन शिक्षण। अपश्रेणीयन यहाँ पे है शिक्षण। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो अपश्रेणीयन शिक्षण होता है। ठीक, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें जो है कुल 6 सोपान होती हैं, वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार और बता दूँ। जैसे एक पहला होता है पाठ योजना निर्माण, फिर पाठ प्रस्तुतिकरण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना निर्माण, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, और फिर आगे होता है लास्ट में पुनः प्रतिपुष्टि। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक या उद्दीपक। बताइएगा क्या नहीं है इसमें। 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ठीक, वेरी गुड, अच्छे से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के। देखिए थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, ये जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं, सीखने की प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। माध्यम, अंत्यक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। बताइए कौन सा नहीं है 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा इसमें। ठीक है, ठीक, देखिए इसका जो है इसका होता है पुनर्बलन। संप्रेषण प्रक्रिया का जो तत्व नहीं है वो पुनर्बलन नहीं है। माध्यम भी होता है, अंतःक्रिया भी होता है, प्रतिपुष्टि भी होता है। पुनर्बलन जो है वो उसका तत्व, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। क्या कहेंगे उसको बताइए। बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बता देंगे, इसको तो पता होना चाहिए सब बच्चों को इसका। ठीक, सी बी सी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है यहाँ पर सी, अभिक्षमता। बस क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? औपचारिक संक्रिय अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, या संवेगात्मक गामक अवस्था से। देखिए ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इसको, तब इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक, ए बी बी सी, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, मतलब ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है वो पियाजे के जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, किससे मिलती जुलती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रायड, आलपोर्ट, कैटल या आइजैक? चलिए देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका बताइए आंसर, अच्छे से आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, सबका आंसर अच्छा सही जाना चाहिए। ए बी बी सी, ठीक है। देखिए व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है, मतलब 3 संबंधित है और 1 संबंधित नहीं है। तो संबंधित जो नहीं है वो है फ्रायड, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित फ्रायड नहीं है। आलपोर्ट भी संबंधित है, कैटल भी संबंधित है और आइजैक भी संबंधित है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? पराहम, नार्सिसिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? बताइए इसका। ठीक है, ठीक, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी बी, ठीक है, देखिए अच्छे समझिएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, जैसे 4-5 वर्ष का बच्चा है, बालक है मतलब लड़का है, ठीक है, उसे अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति ज़्यादा प्रेम की भावना विकसित होती है। तो उसको जो है फ्रायड ने क्या नाम दिया है? उसको फ्रायड ने दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स अगर किसी बालक की मतलब बॉय लड़के की जो माता के प्रति प्रेम की भावना ज़्यादा होती है उसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर लड़की की प्रेम भावना जो होती है, अगर अपनी माता से ज़्यादा पिता की तरफ ज़्यादा लगाव होता है लड़की को, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, अच्छे से समझ लेना। अगर किसी भी लड़के की जो प्रेम भावना अपनी माँ की तरफ ज़्यादा होगी, पिता से ज़्यादा माँ की तरफ होगी, तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और अगर किसी लड़की की भावना माँ से ज़्यादा पिता की तरफ ज़्यादा होगी तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये किसने दी है? ये किसने दिया है इस परिवर्तन को? फ्रायड ने इसको नाम दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के गौण नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रति क्रिया का सिद्धांत, या आंशिक क्रिया का सिद्धांत, या क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत? बताइए कौन सा हो जाएगा इसका?
देखिए यहाँ पर कोई सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे नियम हो जाएगा। ठीक है, बहुप्रीति क्रिया का नियम, यहाँ पे भी नियम हो जाएगा, आंशिक क्रिया का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए यहाँ पर गौण नियम की बात की गई है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम दिए हैं, एक दिया है प्राथमिक नियम और दूसरा दिया है गौण नियम। ठीक है, प्राथमिक नियम 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे गौण नियम की बात की गई है। गौण नियम कितने होते हैं? गौण नियम होते हैं 5। थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए हैं 5। ठीक है, कौन कौन से 5 नियम दिए हैं? एक दिया है बहु अनुक्रिया का नियम, एक दिया है मनोवृत्ति का नियम, एक दिया है आंशिक क्रिया का नियम, एक दिया है सादृश्यता का नियम, एक दिया है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो गौण नियम में शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं है का हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण? बताइए इसका क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए यहाँ पर हो जाता है इसका ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है, जैसे कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, ठीक है, अनुभव या परीक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तब इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे होता है स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया? बताइए संप्रेषण, संप्रेषण किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है ये होता है कम्युनिकेशन। ठीक, संप्रेषण। अब बताइए इसकी जो अक्षमता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, वेरी गुड। ठीक, देखिए संप्रेषण संबंधी अक्षमता जो होती है वो होती है डिसफेसिया। ठीक, डिसफेसिया होता है, इसमें क्या होता है? जो कम्युनिकेशन, जो भाषा संबंधी एक तरह की विकृति है। ठीक है, जिसमें जो इससे ग्रसित बच्चा जो होता है विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करता है, मतलब वो ठीक से जो है बोल नहीं पाता है। ठीक है, ये होता है संप्रेषण संबंधी अक्षमता होती है डिसफेसिया। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या सामूहिक परिचर्चा? बताइए शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, देखिए इसका जो है शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, कौन सी? व्याख्यान विधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आगिरहण या ज्ञान? बताइए क्या होगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सी डी बी, देखिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। शैक्षिक उद्देश्यों के मूल ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं है, देखिए नहीं है, कौन सा नहीं है? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है वो इससे संबंधित नहीं है, बाकी व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आगिरहण ये सब इससे संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये
निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर या अवबोध स्तर। बताइए, शिक्षण का स्तर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। नहीं पर जो है आप सर्किल कर लेना है आपको, उसके बाद आंसर देना है, वरना कंफ्यूज हो जाता है बच्चों, यहीं पर गलत आंसर बन जाता है। बताइए इसका क्या नहीं है? देखिए, शिक्षण का स्तर परावर्ती स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी है और अवबोध स्तर भी है। तो स्तर जो नहीं है शिक्षण का वो नहीं है अभिप्रेरणा स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है पूर्व अनुभव के, व्यवहार के, अनुक्रिया के या पशु के। देखिए, उद्दीपन एवं, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच की असंगति, संगति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड। बी सी बी पहुंच रहे हैं बच्चे वहां तक, आंसर तक। ठीक है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर या निगमन। बताइए कौन सा है? प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ठीक है। देखिए, शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है तो वो है समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुइस ब्रेल, बार्बियर ब्रेल या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे पहले देखिएगा ब्रेल लिपि क्या होती है। देखिए, ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि जो विश्व भर में नेत्रहीन जानते हैं आप लोग, ब्लाइंड के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया था। मतलब ये जो है ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, जिससे जो है नेत्रहीन बच्चे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, मतलब ठीक से वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। और देखिए, इस लिपि का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1821 में। ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ था 1821 में हुआ था, लेकिन किया किसने था? लुइस ब्रेल ने। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के जनक जो हैं वो हैं लुइस ब्रेल। वो कब हुआ था? 1821 में। और किन बच्चों के लिए होती है? वो नेत्रहीन बच्चों के लिए ये लिपि होती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे क्या है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, स्पिनोविच ने, पावलोव ने या बिने ने। बताइए, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। देखिए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था वो दिया था पावलोव ने। ठीक, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या उपर्युक्त में से सभी। बताइए कौन सा बालक के विकास को प्रभावित क्या करता है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक। देखिए, इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती है उसके विकास को, पौष्टिक भोजन भी प्रभावित करता है और रोग तथा चोट भी प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आया हुआ क्वेश्चन है 1986 में, 1992 में, 2005 में या 2009 में, बताइएगा। रूपरेखा कब की गई, कब प्रस्तुत की गई पाठ्य चर्चा की? NCERT द्वारा। ठीक है, बताइए। वेरी गुड। CACCD। ठीक, देखिए NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वो की गई है 2005 को, 2005 में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या गृह कार्य? बताइएगा क्या है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाता है यहाँ पर वो बनता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, मुख्य संगठक पूछा है, पूर्व ज्ञान होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ इसका परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, किरमित स्केल में या आनुपातिक स्केल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर। ठीक, ठीक है, देखिए परम शून्य स्थिति किस में होती है? आनुपातिक स्केल में होती है, आनुपातिक स्केल में। देखिए आनुपातिक स्केल में अंतरित स्केल के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य की संकल्पना भी रहती है। और परम शून्य वह स्थिति होती है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन हो जाता है, जैसे लंबाई है, भार है या दूरी का मापन आनुपातिक मापन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास करना? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। देखिए मिड डे मील का जो कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है वो है नामांकन संख्या बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आज 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके फिनिश हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।